पुराने लेक्चर के अंदर हमने वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा हमने केसेस डिस्कस करे थे। देन जो डेफिनेशंस मैंने बताई थी उनको मैंने आपको समझाया था पूरे डिटेल में जाके कब आपको रेफरेंस कौन सा चुनना है। ये दोनों चीज़ें हमने पुराने लेक्चर में देखी थी। देन फाइनली हमने एप्लीकेशन भी डिस्कस करा था कि कब कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि ये क्यों वोल्टेज शिफ्ट हो रहा है और उसी क्वेश्चन को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें जानेंगे कि क्या लोड का असर होता है, यानी कि लोड की वैरायटी ऑफ लोड का क्या असर पड़ेगा वोल्टेज रेगुलेशन पे। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि क्या हमेशा वोल्टेज डिप ही होगा लोड बढ़ने पे कि वोल्टेज कभी कभी राइज भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स और यहाँ पे कवर करूंगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर तो पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड, क्लियर। तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्टरनेटर है तो इसके अंदर जो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज होता है, नो लोड इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो ईपी होता है, फेज वोल्टेज। अगर एक फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम और ये सब कुछ बहुत बार बताया है तो ये चीज पता होगी। ठीक है, ईपी फेज वोल्टेज हो गया। नाउ टर्मिनल पे जो मिलने वाला जो वोल्टेज होता है उसको मैं लिखता हूँ वीपीटी। ओके, ये भी मैंने बताया फेज वोल्टेज एट टर्मिनल, तो वीपीटी हो गया। नाउ अगर नो लोड की बात करते हैं तो नो लोड के केस में वीपीटी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ईपी के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे ये है कि जनरली जो फॉर्मूला होता है, प्लस नहीं, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ईपी माइनस का वी ड्रॉप होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जितने भी तरीके के होते हैं, लेकिन क्योंकि नो लोड है, किसी भी तरीके का लोड नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि आई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ऐसे केस में वी ड्रॉप तुम्हारा क्योंकि जीरो होगा, तो ऐसे केस में वीपीटी इक्वल टू ईपी के बराबर हो जाएगा एंड वी गेट वीपीटी इक्वल टू ईपी। क्लियर हो गया, यानी कि ये और ईपी क्या है तुम्हारा, ये नो लोड इंड्यूस वोल्टेज है और इसी को हम लोग जो है वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं वी एन एल। बहुत बात ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूँ कि वी एन एल का मतलब क्या है, नो लोड कौन सा वोल्टेज होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन मन में आता है कि नो लोड वोल्टेज हमारा क्या ई ए होगा या ईपी होगा या वीपीटी होगा, किसकी बात हो रही है। तो वो वीपीटी जो कि ईपी के बराबर है, यानी कि नो लोड केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, ईपी को नो लोड की तरह वी एन एल पे ट्रीट करेंगे। ओके, यानी कि कभी भी अगर आप लोग वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखते हो और वहां पे वी एन एल माइनस वी एफ एल लिखते हो, तो ऐसे में जो वी एन एल होगा दिस वन इज द ईपी, यानी कि नो लोड इंड्यूस वोल्टेज पर फेज। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दिस वन इज द फर्स्ट केस। ठीक है, नाउ अगर हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस पे चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर एट लोड, यानी कि अल्टरनेटर जो है आपकी वो क्या है, लोडेड कंडीशन में, अल्टरनेटेड लोडेड। अब की हमने अल्टरनेटर को लोड कर दिया है। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर अल्टरनेटर लोडेड है तो सेंटर में अगेन अभी भी ईपी इंड्यूस होगा। ठीक है, पर अब की क्या होगा, हमारे पास लोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा दिया एल और लोड लगाने से करंट फ्लो कर जाएगा आईए। तो ऐसे केस में जो मुझे टर्मिनल पे मिलेगा यहाँ से अक्रॉस, तो ये प्लस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वीपीटी मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। नाउ हियर वीपीटी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वीपीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईपी माइनस का वी ड्रॉप। ठीक है, वी ड्रॉप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ ये जो वी ड्रॉप होता है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। अब की ये जीरो नहीं होगा, जो पुराने केसेस में जीरो हो रहा था, पिछले केस में देखो ये जीरो हो गया था। रीजन क्या था, क्योंकि क्या है, करंट नहीं है। इसका रीजन तुम्हें पता होगा वैसे, लेकिन मैं बता भी दूं क्यों, ड्यू टू आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई जीरो था। क्योंकि आई क्यों जीरो था, क्योंकि भाई सर्किट ओपन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई जीरो है इस वजह से वी ड्रॉप जीरो हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आई करंट फ्लो करेगा तो वी ड्रॉप जो होगा वो तुम्हारा जीरो नहीं होगा। ठीक, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे केस में ये जो वीपीटी निकल के आएगा, दिस वीपीटी, ये तुम्हारा है, ये इक्वल होगा आपके वी एफ एल। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे ये चीज मेंशन कर लेना, एफ एल यानी कि फुल लोड जब लगाया। ठीक है, तो जब मैंने अल्टरनेटर के ऊपर फुली लोडेड, ठीक है, यहाँ पे लोडेड लिखा है, इसको लिख लो फुली लोडेड, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो फुली लोडेड, यानी कि जब अल्टरनेटर तुम्हारा कंप्लीटली लोडेड है, फुली लोडेड है, ऐसे केस में तो जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो ईपी माइनस का वी ड्रॉप होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे फुली लोडेड में। नाउ अब ड्रॉप की बात कर लेते हैं। तो ड्रॉप जो होते हैं तुम्हारे वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, हमने जानते हैं। एक आई ए आर ए वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यू टू वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरा जो होता है आई ए एक्सेस होता है ड्यू टू सिंक्रोनस, या एल कह देता हूं मैं इसको, लीकेज। ये क्या होता है, ड्यू टू लीकेज होता है। ये मैं लिख देता हूँ ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग, बहुत बार बताया है आर्मेचर वाइंडिंग, फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे कि कभी भी आपको पीछे ना जाना पड़े। ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग, ये क्या होता है, ये ड्यू टू लीकेज की वजह से होता है, लीकेज वोल्टेज ड्रॉप।
and the third one is the IAXA. This one is due to armature reaction. अभी इनको हम लोग डिटेल करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ तक का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो जो VFL यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझो कि VFL और VNL जो हमने वोल्टेज रेगुलेशन में जो यूज करे थे उनका मतलब क्या था। क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन की, तो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में हमने क्या देखा था, VNL माइनस VFL, ठीक है। तो ऐसे केस में VNL क्या था, ये तुम्हारा EP हो गया, नो लोड इंड्यूस वोल्टेज हो गया, फेज वैल्यू। और VFL क्या होगा, VFL इज द दिस वन, यानी कि वो टर्मिनल वोल्टेज जो तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप के बाद मिलेगा जाके। यहां तक की क्लियर हो गई कहानी। नाउ अब जरा इक्वेशन पे चलते हैं। यानी कि अगर मैं यही सेम इक्वेशन लिखूं यहाँ पे, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप की बात कर देते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू EP माइनस V। अभी हमने देखा VPT, EP माइनस VPT लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि EP क्या है यहाँ पे, EP इज योर VF, नो लोड है NL, एंड VPT इज योर VFL है। क्लियर हो गया, ये चीज यहाँ पे पता है ऑलरेडी। नाउ हम लोग जानते हैं, यहाँ से आपको मैंने फॉर्मूला याद होगा, तो मैं पीछे की केसेस में इक्विवेलेंट सर्किट का फॉर्मूला बताया था, जहाँ पे EP माइनस VPT इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है आपका IARA, ठीक है, प्लस JIAXL प्लस JIAXA। ओके, ये चीज समझ में आ गई। नाउ यहाँ तक पूरी पिक्चर जो चल रही है, यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर देखो खास बात देखने वाली है कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं, IARA और JIAXL, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये ऑनली लोड डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, ऑनली लोड डिपेंडेंट, यानी कि ये मेजरली किस पे डिपेंड करेंगी, ये आपके लोड पे डिपेंड करेंगी, लोड डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया यहाँ पे। जबकि ये वाली जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन की अगर आप बात कर ले, तो ये लोड पे भी डिपेंड करती है, प्लस पावर फैक्टर ऑफ लोड, यानी कि लोड का नेचर क्या है और लोड कितना है, दोनों ही चीजों पे ही डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग IARA और JIAXL को देखते हैं, यानी कि जो इन्हीं दो की केसेस हैं, तो ये दो जो होते हैं ये लोड डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, केवल लोड पे डिपेंड करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि लोड किस टाइप का है। लेकिन जो JXA है, ये खतरनाक चीज है भाई। इसमें क्या है कि तुम्हारे लोड पे भी डिपेंड करेगा कि लोड कितना है, यानी कि IA की वैल्यू पे, और लोड का पावर फैक्टर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लोड को कैटेगराइज कर लेते हैं। हमने देखो अब पीछे देखा, तो लोड जो है वो बेसिकली लोड, अगर हम बात करें लोड की, तो लोड कितने तरीके का हो सकता है, तो लोड एक आपका रेजिस्टिव हो सकता है, ठीक है, एक आपका इंडक्टिव हो सकता है, एंड द अदर वन इज द कैपेसिटिव लोड हो सकता है, और मिला जुला भी हो सकता है, RL RC भी हो सकता है। अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, सब लोग जानते हैं। अगर इंडक्टिव हो गया तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर कैपेसिटिव हो गया, प्योरली कैपेसिटिव, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, ठीक। अगर मिला जुला हुआ, जैसे मान लेते हैं RL हो गया तो क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजेशन, अगर RL होगा तो क्रॉस और डी मिल जाएंगे। अगर मान लेते हैं RC होगा तो क्रॉस एंड मैग्नेटाइजेशन मिल जाएंगे, और अगर RLC होगा तो ये तीनों आपस में मिल जाएंगे। यानी कि जैसा एलिमेंट जितना मिला होगा उतना ही उसका इफेक्ट होगा। बात समझ में आ रही। तो जितना एलिमेंट को मिला दोगे लोड में, जो एलिमेंट मिला दोगे, वैसा वैसा उनका इफेक्ट जो होगा वो आर्मेचर रिएक्शन को, फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करने लगेगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, इतनी चीज समझ में आ गई। नाउ एक चीज और बड़ी ध्यान देने वाली है, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की, यानी कि इन दो क्वांटिटीज को अगर दोबारा से देखें, तो इन दो क्वांटिटीज की अगर केवल तुम बात करोगे, तो इनके साथ खास बात क्या है, चाहे ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यू जो होगी वो लोड टाइप पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब दे आर ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप क्वांटिटीज, ठीक है। तो इनकी क्या बात है, ये ऑलवेज वी ड्रॉप, यानी कि ये क्या करेंगे, ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि ये हमेशा ही वोल्टेज को गिराने का काम करेंगे। क्योंकि देखो ये लोड के टाइप पे तो डिपेंड कर नहीं रहे, ठीक है। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे IARA हुआ चाहे JIAXL। क्यों, लीकेज होगा तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये हमेशा ही वोल्टेज ड्रॉप का काम करेंगे। जबकि ये जो थर्ड वन, जो ये आर्मेचर रिएक्शन वाली क्वांटिटी है, इसके साथ क्या सीन है कि ये दो केस में, यानी कि R और L केस के अंदर तो ये V ड्रॉप का काम करेगी, लेकिन C के केस में ये क्या करेगी, V को राइज करने का काम करेगी। तो ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटीज है ये वोल्टेज ड्रॉप का भी काम कर सकती है और वोल्टेज को राइज करने का भी कर सकती है, ठीक है। तो मे बी हम इसको लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप
स्लैश राइज, यानी कि कभी ड्रॉप करेगा कभी राइज करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा लोड के पावर फैक्टर पे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आई होप ये पूरा डिटेलिंग समझ में आ रही होगी। इससे आपका जो आपने आज तक सीखा है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स आपको अभी तक अल्टरनेटर में इक्वेशन समझाई अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके, तो ये भी एक तरीके का पर्सपेक्टिव आपको दे देगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो IARA यानी कि ये जो है वो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, और जबकि जो तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है ये हमारे मूड मतलब लोड के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरीके का आपने लोड लगाया हुआ है। चलिए उसको देखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा आर्मेचर उस पे वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन वोल्टेज रेगुलेशन। आर्मेचर रिएक्शन बार बार निकल रहा है, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन पे लोडिंग का क्या इफेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ लोड मतलब एक तरीके से क्या असर होगा, टाइप्स ऑफ लोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमेशा की तरह दबे कुचले लोड की, यानी कि फॉर रेजिस्टिव लोड, ठीक है, फॉर रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टिव लोड की बात करेंगे, जो हमारा सबसे सीधा साधा लोड है। तो अगेन सेम इक्वेशन में लिख रहा हूं आपके सामने। तो दिस वन इज द EP माइनस का VPT, ठीक है, वेयर EP क्या है तुम्हारा, ये हमारा है V नो लोड एंड दिस वन इज योर V फुल लोड, ठीक है। ये तुम्हारी यही तो वोल्टेज रेगुलेशन की इक्वेशन होती थी, और ये इक्वल टू निकल के आता है VR प्लस VL प्लस VAR, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग का, V ड्रॉप ड्यू टू लीकेज, एंड देन फाइनली V ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब एक बड़ी खास बात आ जाती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात, आपको याद हो रेजिस्टिव लोड की, तो रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अगर आपने क्या लिया हुआ है, अगर हमने लिया अनसैचुरेटेड जनरेटर लिया, अनसैचुरेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैंने कई बार बताया है, ये वही कंडीशंस हैं। अनसैचुरेटेड अगर अल्टरनेटर ले रहे हो तो ऐसे केस में केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, लेकिन अगर आप सैचुरेटेड अल्टरनेटर ले रहे हो, यानी कि एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटर ले रहे हो सैचुरेटेड, अगर आपकी कोर जो है वो सैचुरेट हो गई है, तो ऐसे केस में क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजेशन भी होगा, जैसा कि डीसी जनरेटर में होता था। याद होगा तुम्हें, डीसी जनरेटर मैंने बताया था। तो अगर आप अनसैचुरेटेड ले रहे हो तो केवल क्रॉस, और अगर आप सैचुरेटेड ले रहे हो, सैचुरेटेड के लिए हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिकल अल्टरनेटर ले रहे हो, प्रैक्टिकल अगर अल्टरनेटर ले रहे हो तो ऐसे केस में सैचुरेशन होगा, और सैचुरेशन होगा तो वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन जरूर होगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल लिया हुआ है तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो अगर मैं मान के चलता हूं दोनों में से कोई भी अल्टरनेटर ले लो, तो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात, आर्मेचर रिएक्शन की बात करें, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की अगर मेनली इफेक्ट तो क्रॉस ही है, डीमैग्नेटाइजेशन तो बहुत स्मॉल सा है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के अंदर आपने खास बात याद होगी आपको, इसके क्रॉस का काम क्या होता है, ये केवल कह सकते हैं हम उसे डिस्टॉर्ट करता है, ये मैंने बताया हुआ है पुराने लेक्चर्स में, डिस्टॉर्ट दी फील्ड फ्लक्स, यानी कि ये क्या करेगा, ये केवल फील्ड फ्लक्स को खराब करेगा। याद होगा डीसी जनरेटर में, अगर डीसी जनरेटर से बताऊं नॉर्थ साउथ, तो भाई याद होगा तुम्हें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण इसकी देखो शेप चेंज हो गई थी, तो डिस्टॉर्ट करेगा फील्ड फ्लक्स को, लेकिन उसके अंदर का कह सकते हैं मैग्नीट्यूड को कोई खास फर्क नहीं कराएगा। तो इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन जो वोल्टेज ड्रॉप के कारण, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू रेजिस्टिव लोड आर्मेचर रिएक्शन, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा एज कंपेयर टू, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं अगर ये जीरो होगा, मतलब एक्सट्रीम केस ले लेता हूं, जीरो होगा, तो ऐसे केस में भी अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तब भी ये दोनों जो परमानेंट कैंडिडेट हैं, परमानेंट जो मेजोरिटी है, जो कैंडिडेट है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसीलिए इस केस के अंदर बात करते हैं, तो दीज आर द, मैंने बताया था अभी पीछे कि ये दोनों परमानेंट क्वांटिटीज हैं जो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप कराती हैं, थोड़ा सही सही। तो यानी कि अब क्या होगा, ये तुम्हारा V ड्रॉप करा रही हैं, और ये जो है ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, V ड्रॉप हुआ। तो ऐसे केस में जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस केस में क्या होगा, EP की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी VPT से, और जब ऐसा होगा तो भाई इसका क्या मतलब हुआ कि V नो लोड की वैल्यू ज्यादा है V फुल लोड से, और ऐसे केस का क्या मतलब हुआ, वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा पॉजिटिव होगा, वोल्टेज रेगुलेशन आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो EP माइनस VPT को अगर हम लोग ध्यान से समझें, अगर आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को नेग्लिजिबल भी ले लें, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, बहुत स्मॉल सा होगा आर्मेचर रिएक्शन, तो ऐसे केस में जो V ड्रॉप होगा वो परमानेंट कैंडिडेट द्वारा होगा, और वो कौन कौन से हैं, रेजिस्टिव और लीकेज वाले। तो अगर ऐसा केस है तो भाई यहाँ पे EP की वैल्यू भाई ज्यादा होगी, क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो टर्मिनल पे पहुंचते पहुंचते नो लोड वोल्टेज कम हो जाएगा,
और वो जो कितना कम होगा ये बताएगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो क्योंकि टर्मिनल पे बोलते पहुंचते वोल्टेज कम हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी चीज क्लियर आ गई यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इनकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो रेजिस्टिव लोड के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या लीकेज के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। पर यूनिट में बात करें तो आपको याद होगा मैंने एग्जांपल बताया था, दिस वन इज अराउंड 0.01 एंड दिस वन इज अराउंड 0.15, यानी कि अगर इन दोनों को मिला भी दोगे तो 0. आपका 16 करके कुछ वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट का निकल के आएगा। ठीक है, 0.16 क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर 100 वोल्ट का रिफरेंस ले रहे हो पर यूनिट की वैल्यू का मतलब मैंने बताया था आपको, तो अगर 100 वोल्ट का अगर अप्रॉक्स आप ले रहे हो रिफरेंस तो 16 वोल्ट का कुछ ड्रॉप हो जाएगा अगर हम इस तरीके का लोड ड्रॉप लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मार्जिनल वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये भी मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली हुई है, इनसे कम ही होती है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू होगी वो काफी मार्जिनल होगी, पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे जो ले जाने वाला टेक अवेज है कि भाई रेजिस्टिव लोड के केस में अगर आप रेजिस्टिव लोड ले लोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, शुड नहीं आएगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा, जो बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, कई बार आपने एग्जाम्स में भी देखा होगा, अभी बताऊंगा कि कब जीरो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा वो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। नाउ आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं इंडक्टिव लोड की तरफ, जो कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ लोड है, जो शरारती बच्चा है, जो हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा फॉर इंडक्टिव लोड। फॉर इंडक्टिव लोड, ठीक है, ये वो चीज है जो जिसको पीछे छुड़ाना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह आपको इंडक्टेंस ही इंडक्टेंस है। घर में जितनी भी चीजों से घिरे हुए हो वहां पे 90% इंडक्टिव लोड है। क्लियर हो रहा है? चाहे आपका मोटर हो गया, चाहे आपका ट्रिमर की मोटर हो गई, चाहे आपकी मिक्सी की मोटर हो गई, चाहे आपका पानी निकालने का पंप हो गया, सब कुछ आपका इंडक्टिव लोड से ही घिरा हुआ है। चाहे हवा देने वाला आपका पंखा हुआ, तो मेजोरिटी ऑफ लोड जो है वो इंडक्टिव ही है। नाउ आप इंडक्टिव केस को जरा सर्च करते हैं कि क्या करता है ये, तो सेम हम लोग लिखेंगे। यानी कि अगर हम इक्वेशन की बात कर लें तो ईपी माइनस का वीपीटी, यानी कि कितना वोल्टेज बना, नो लोड वोल्टेज, वी नो लोड जितना बना, उसके बाद टर्मिनल पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया वी, जब लोड हमने फुल लगा दिया तो देन दिस वन इज द टर्मिनल पे पहुंचते पहुंचते वीपीटी हो जाएगा। और फुल लोड के ही केस को हम लोग वीपीटी को ही हम लोग जब फुल लोड केस लेते हैं तो वीएफएल की तरह शो करते हैं। एंड ये किसके बराबर होगा, दिस वन इज योर रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, देन लीकेज वोल्टेज ड्रॉप, देन वी ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब देख लेते हैं इस केस में क्या होगा। तो देखो तुम लोग जानते हो कि जब भी इंडक्टिव लोड होगा, यहाँ तो आके बंद करके कह सकते हो, तो इंडक्टिव लोड के केस में आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, दिस वन इज योर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या करेगा, ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स को डाउन कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो कम होने लग जाएगा। ठीक, और डीमैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में ये जो वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन का जो वोल्टेज है दिस वन, इसका काम क्या होगा, इसका काम भी वी ड्रॉप कराना होगा। ठीक है, ये भी वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, और ये दोनों तो परमानेंट कैंडिडेट हैं ही वोल्टेज ड्रॉप के, तो दीज आर आल्सो वी ड्रॉप। तो वी ड्रॉप मिलके क्या हुआ, ये क्या करेंगे, वेरी लार्ज वोल्टेज ड्रॉप, वेरी लार्ज ड्रॉप, वेरी लार्ज ड्रॉप इन वोल्टेज। क्लियर हो गया? यानी कि अब क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज में ड्रॉप तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा जब ड्रॉप होगा तो ये जो डिफरेंस है, यानी कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस है, ये काफी ज्यादा वैल्यू निकल के आएगी। ये तो डिफरेंस है। तो भाई यानी कि अगर जो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज होगा वो ईपी था, ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वीपीटी। यानी कि वीपीटी के मुकाबले टर्मिनल वोल्टेज जो होगा काफी कम मिलेगा तुम्हें जब तुम टर्मिनल तक पहुंचोगे जो बनने वाला वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि वी नो लोड जो है माइनस वी फुल लोड, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सीधी सी बात है। एंड पॉजिटिव होगी प्लस लार्ज होगी, तो ये पॉजिटिव और लार्ज होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका पॉजिटिव होगा और लार्ज होगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो कि वी नो लोड माइनस वी फुल लोड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो पॉजिटिव, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव और लार्ज होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बात समझ में आ रही है? इतनी चीज यहां से क्लियर हो गई। वी आर प्लस वी एल प्लस वी आर, इस वजह से, क्योंकि आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो डीमैग्नेटाइजेशन है, और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप ही करा रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, जो परमानेंट कैंडिडेट है उनके साथ मिल जाएगा और नेट मिलके वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हो गया इंडक्टिव लोड ना। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। वोल्टेज रेगुलेशन जो था, वोल्टेज रेगुलेशन में मैंने आपको बताया, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है तुम्हारा वी फुल लोड, वी नो लोड माइनस का वी फुल लोड डिवाइड बाई वी रिफरेंस, जो भी तुम ले रहे हो, फुल लोड या कुछ भी ले सकते हो,
इस ऊपर वाली जरा न्यूमरेटर को बड़े ध्यान से देखो। न्यूमरेटर का क्या मतलब हुआ कि जब आप लगा रहे हो, जब तुमने कोई लोड नहीं लगाया है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड, यानी कि जब आपने कोई लोड नहीं लगाया था तब उसका वोल्टेज कितना था, और जब तुमने लोड लगा दिया तब उसका वोल्टेज कितना है। क्लियर? नाउ ये चीज, यानी कि अगर आप किसी अल्टरनेटर को लोडेड कर रहे हो और उसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ? वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव का मतलब हो गया यहाँ पे सीधा सीधा कि लोडेड अल्टरनेटर का वोल्टेज, यानी कि लोड बढ़ाने पर वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वो गिर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज गिर रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है? जितना ज्यादा गिरेगा, यानी कि अगर आपने लोड तो थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा गिर गया, तो जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा, उतना ज्यादा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा तुम लोड बढ़ाओगे उतना ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज गिरेगा, तो उतना ज्यादा पॉजिटिव रेगुलेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ठीक। तो अगर हम यहाँ से आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा पूछता हूं मैं, तो ये हो गया पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव रेगुलेशन जो है वो, अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस के केस में भी वोल्टेज, अगर वोल्टेज रेगुलेशन जो था वो तुम्हारा पॉजिटिव था और इंडक्टिव के केस में भी वोल्टेज रेगुलेशन आपका पॉजिटिव था, तो कौन सा ज्यादा पॉजिटिव होगा, यानी कौन सा रेगुलेशन ज्यादा होगा? तो याद रखना, अभी मैंने पीछे बताया भाई, रेजिस्टिव केस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो ओनली ड्यू टू वी आर और वी लीकेज के कारण हो रहा है, जबकि इसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन जो ड्रॉप हो रहा है, वो जो वोल्टेज का जो ड्रॉप हो रहा है वो वी आर प्लस वी एल प्लस वी ए आर, यानी कि ये वाला ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर तुम बात करते हो इंडक्टिव लोड की, तो इंडक्टिव लोड का दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ इंडक्टिव लोड, तो ये बहुत ज्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ रेजिस्टिव लोड। क्लियर हो गया? यानी कि अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन की, तो रेजिस्टिव केस के अंदर रेगुलेशन कम होगा लोड, अगर तुमने अपने घर के अंदर बल्ब केवल जलाए हुए हैं तो वोल्टेज में ड्रॉप कम देखने को मिलेगा। अगर तुमने मोटरें चलाई हुई हैं तो ऐसे में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा देखने को मिलेगा तुम्हें सेम लोड डिमांड पे। यानी कि अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस भी तुम्हारा 10 एम्पेयर करंट ले रहा है और मोटर भी तुम्हारी 10 एम्पेयर करंट ले रही है, फिर भी अगर तुमने मोटर चलाई हुई है तो अल्टरनेटर के ऊपर जो अल्टरनेटर जो बना रहा है उसके अंदर जो वोल्टेज जो टर्मिनल पे मिलेगा वो ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? इन सबको वैसे मैं लास्ट में एक जो हमेशा मैं बनाने लगा हूँ इधर, पहले मैं आप लोगों को एनालिसिस और ये सारी चीजें एक ही साथ लेक्चर में करता था, पर उससे क्या होता है कि आप लोग चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाते हो, कई बार सर्च नहीं करते हो, इसीलिए अब मैं क्या करने लगा हूँ, सेपरेट लेक्चर बनाता हूँ लास्ट में, यानी कि जब एक टॉपिक खत्म होता है तो उस टॉपिक का एनालिसिस वाला लेक्चर जरूर बनाता हूँ। एक बात याद रखना मेरी, एनालिसिस वाला पार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। यानी कि आपने, जैसे मैंने पीछे बनाया फेजर डायग्राम समझा दिया, फिर फेजर की एनालिसिस करी, तो जो फेजर की एनालिसिस करी है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी अगर तुमने फेजर की एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं देखा और उसके पीछे के लेक्चर देख लिए तो मतलब समझो कि आधा ही खाना खाया है। पूरा खाना कब होगा, जब आप फेजर की एनालिसिस भी कर लोगे। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए फेज जो भी मैं एनालिसिस वाला चैप्टर है, जो भी मेरा लेक्चर एनालिसिस करके पढ़ा हुआ है, उसको मैंने यार कई सारी सोर्सेज से तैयार करता हूँ, बहुत सारी बुक से तैयार करता हूँ, तो उसको आप मिस मत करो, उसको जरूर देखो। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दिस वन इज द वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू बोथ, यानी कि अगर हम लोग रेजिस्टिव केस की बात करते हैं, इंडक्टिव केस की बात करते हैं, तो कौन सा ज्यादा होगा? इंडक्टिव केस का वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रेजिस्टिव लोड। ठीक है, ये मैं वैसे एक बार और कवर करूंगा जब एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे बताया पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया कि लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज डाउन होता चला जाएगा। ठीक है ना? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग लोड को बढ़ाएं और जो वीपीटी है यानी कि टर्मिनल वोल्टेज है वो भी बढ़ने लग जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सोचो कि तुम जनरेटर पे जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे उसके अंदर जो जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी राइज अप हो रहा है? क्या कभी ऐसा होगा अल्टरनेटर में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। यानी कि कौन सा लोड? वो होगा हमारा कैपेसिटिव लोड के ऊपर लेक्चर, और वहां पे हम लोग जानेंगे कि क्या ये थर्ड केस पॉसिबल है कि मैं लोड बढ़ाऊं और मुझे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ना लग जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानेंगे अगले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।